धुरंधर द रिवेंज एक्चुअली अपने नाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स के बाद तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि रिवेंज तो था, लेकिन उसके आगे का क्या? मतलब आखिरी में जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद हमें एक्चुअली में पार्ट 3 देखने को मिलेगा भी या नहीं? एक एक करके एंडिंग और उसके आगे जो कुछ भी हुआ उन सारी चीजों के बारे में बात करना शुरू करते हैं हमारे एंडिंग एक्सप्लेन के कैरेक्टर वाइज फैशन में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मेजर इकबाल के साथ। अर्जुन रामपाल ने फैबुलसली पोर्ट्रे किया मेजर इकबाल के कैरेक्टर को, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और अगर मैं इसको रियल लाइफ मेजर इकबाल से कंपेयर करने की कोशिश करूं तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। इस मूवी में ये डायलॉग बोलता है जो इसको इलियास कश्मीरी से ज्यादा रिजेंबल कराता है। इनफैक्ट इसका लुक भी उसी के जैसा लगता है। लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करने की कोशिश करी एंड आई फाउंड आउट कि जो 26/11 का पूरा मैटर हुआ था ना, उसमें इलियास कश्मीरी नहीं बल्कि मेजर इकबाल नाम का एक बंदा इन्वॉल्व था, जिसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली डेविड हेडली के इंट्रोगेशन से मिलती है, जिसने बताया था कि जो 26/11 के अटैक्स हुए थे उसमें मेजर इकबाल नाम का एक बंदा सब कुछ हैंडल कर रहा था। और हालांकि उसने वर्बली इस चीज की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन ना तो कोई उसके विजुअल्स है ना ही फोटो। तो इसी वजह से मे बी धुरंधर के मेकर्स ने जो अर्जुन रामपाल का लुक है वो इलियास कश्मीरी के ऊपर रखा हुआ था। इस पार्ट में हमें उसका और थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चलता है कि उसके पिताजी जो थे उनका नाम ब्रिगेडियर जहांगीर था, जो कि 1971 के इंडो पाक वॉर में इन्वॉल्व थे। एंड इकबाल के अकॉर्डिंगली उसके पिता ही थे जिन्होंने उनकी पाकिस्तान आर्मी वगैरह को धोखा दिया सीक्रेट्स को लीक करके। एंड पार्ट 2 के एंड में इसको भी वही आयरॉनिक एंड मिलता है जो हम सब लोग बहुत लंबे टाइम से देखना चाहते थे, एवर सिंस आई एक्चुअली सॉ दैट टॉर्चर वाला पूरा सीन पार्ट 1 का। आई वॉन्टेड हिम टू डाई दैट ब्रूटल डेथ जो उसको मिली है। आई वुड से कि सेटअप बहुत ही बढ़िया किया गया वो जंजीरों के साथ में, जो कि रणवीर सिंह को ऐसे पूरा जकड़ लेता है। एंड रणवीर यूजेस द सेम मूव जो उसको आखिरी में क्रेडिट्स के टाइम पे ट्रेनिंग के दौरान यूज करते हुए दिखाया है। मतलब वो पीछे से जंप करके आता है, फिर एक अपर कट मार के उसको गिराता है। और फिर वो जो टांग काटने वाली चीज थी भाई, शेफ्स किस। एंड उसमें जो आदित्य धर ने पीक डिटेलिंग दी हुई थी ना कि दूसरी जो टांग है वो कट चुकी है लेकिन उसके शरीर से अलग नहीं हुई है, मजा आ गया भाई देख के। खैर, तो यहाँ पर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ही क्लियरली डाइड और अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स का ना कोई फेस नहीं होता। वो कहते हैं ना कि एक मेजर इकबाल मरेगा तो 100 मेजर इकबाल खड़े हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ दिस इंटायर मशीनरी वर्क्स। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि उन्हीं सरों को काटने के लिए तो अननोन गनमैन हाजिर है। स्पीकिंग ऑफ विच, इस मूवी का एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट पार्ट था अननोन गनमैन का। कॉन्टेक्स्ट के लिए तुम अननोन गनमैन को ऐसे समझ सकते हो कि ये बहुत सारे स्पाइज हैं जो इंडिया की तरफ से दुनिया भर में ऑपरेट कर रहे हैं। एंड दे आर बेसिकली किलिंग मशीन्स जसकीरत की तरह, जो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स पे चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर लोगों को। इनके कोई नाम नहीं है, इनकी कोई बैक स्टोरीज नहीं है और इनके परफेक्ट एग्जांपल्स हैं आलम भाई और जमील जमाली। जमील वाले ट्विस्ट पे तो मैं आगे आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इतना समझ लो कि जैसे हमको आलम और जमील इन दोनों के नाम, असली नाम नहीं बताए गए, इनकी बैक स्टोरीज नहीं बताई गई। दिस इज एक्चुअली हु अननोन गनमैन आर। तो हमजा की लिस्ट में काफी सारे नाम होते हैं जिनको एक एक करके मूवी में एग्जीक्यूट होते हुए दिखाया गया है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन था जहां पर हम अब्दुल रहमान मक्की को हार्ट अटैक से मरते हुए देखते हैं। ये रियल लाइफ में हुआ था सन 2024 में और इस काम को अंजाम देने वाली जो कैरेक्टर दिखाई गई है उनको यामी गौतम ने प्ले किया है, जिसकी नेम प्लेट पे शाजिया बानो लिखा हुआ था, विच वॉज अ वेरी गुड रेफरेंस टू अभी जो रिसेंटली हक मूवी आई थी, क्योंकि उस मूवी में इनके कैरेक्टर का यही नाम होता है जो यामी गौतम ने प्ले किया था। आई गेस आदित्य likes to reuse names for references and Easter eggs। फिर इसके बाद भुट्टोवी को भी इंसुलिन के ओवरडोज के साथ में मार दिया जाता है। तो ये जितने भी एग्जीक्यूशंस हुए हैं ना, ये एक्चुअली रियल लाइफ में भी हुए हैं। ईयर 2023-2024 के आसपास बहुत सारे अननोन गनमैन ने ऐसे एग्जीक्यूशंस को पाकिस्तान में कैरी आउट किया है। इसके बाद हम लोग आते हैं मूवी के एक बहुत बड़े प्लॉट पॉइंट पे जो हम बहुत लंबे टाइम से गेस कर रहे थे, एंड इट इज बड़े साहब। ही टर्न्ड आउट टू बी दाऊद इब्राहिम, जिसमें कोई सरप्राइजेस नहीं थे। जो चीज ने मुझे सरप्राइज किया एक्चुअली वो था कि उसकी हालत जो मूवी में दिखाई गई है। रियल लाइफ में दाऊद इब्राहिम के साथ क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता। लोग जानते नहीं है कि वो जिंदा या मर चुका है, लेकिन काफी लंबे टाइम से उसकी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। तो इसी वजह से लोग सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं या तो वो मर चुका है या फिर अगर जिंदा है तो बहुत ही खराब हालत में, जो हम इस मूवी में देखते भी हैं। एक चीज और भी काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि उसकी हालत इतनी खराब है लेकिन फिर भी वो टेरर अटैक्स को ऑर्गेनाइज करके गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करना चाहता है, इलेक्शंस को कंट्रोल करना चाहता है, फेक मनी क्रिएट करवाने के पीछे actually everything, behind everything, this person is the one who is responsible। and इसकी इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया जमील भाई साहब को, जिन्होंने कई सालों पहले उससे हाथ मिलाकर उसकी स्किन में डीमिथाइल मर्क्यूरी छोड़ दिया था, जो एक्चुअली में स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता है। अब अगर मैं इसको रियल लाइफ से कंपेयर करके तुमको बताना शुरू करूं तो इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग टाइप की है। हाँ, ये है बहुत खतरनाक, स्किन के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत ही भयानक टाइप का है और बहुत ही कम डोजेस भी भयानक तरीके से लीथल हो सकते हैं, जो मूवी में बताया गया।
लेकिन इसके जो सिम्टम्स है ना वो वैसे नहीं है जो दाऊद के दिखाए गए। ये बेसिकली एक बहुत ही पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है, जिसका मतलब ये है कि ये तुम्हारी नर्वस सिस्टम, तुम्हारे ब्रेन्स और तुम्हारी जो न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ होती है ना उसको इफेक्ट करता है। एंड हाँ, ये चीज बिल्कुल पूरी तरह से सही है कि अगर किसी भी इंसान के कांटेक्ट में बहुत ही छोटा सा लीथल डोज आता है तो हो सकता है कि वो कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक कोई भी सिम्टम्स को फेस ना करे। लेकिन धीरे धीरे करके ना ये टॉक्सिन जो है उसकी माइलिन शीथ, जो कि न्यूरॉन के ऊपर की लेयर होती है, उसको खाना शुरू कर देता है। एंड सिंस न्यूरॉन्स कैन नॉट हील तो ये बहुत ही भयानक होता है। तो अगर असली लाइफ में दाऊद को दिया जाता तो उसका ब्रेन फंक्शन सबसे पहले इफेक्ट होता, मतलब वो ठीक से बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, और उसके बाद उसका थॉट प्रोसेस खत्म हो चुका होता। मतलब वो जो इतना एफिशिएंटली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पा रहा था, लोगों को कंट्रोल कर रहा था, इट शोड कि उसका ब्रेन परफेक्टली नॉर्मल काम कर रहा है, सिर्फ उसकी बॉडी फिजिकली उसका साथ नहीं दे रही है। तो ये डाइमेथाइल मर्क्यूरी में नहीं होता। खैर एनीवे, ये तो समझ में आ ही चुका है कि अब इसके साथ क्या होने वाला है, द कंडीशन दैट ही इज इन। तब तक जमील भाई वहीं बैठे हैं उसकी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए और उसको धीरे धीरे निपटाने के लिए। अगर उसने किसी दिन बहुत ही रैडिकल कुछ काम किया, उड़ा देंगे। स्पीकिंग ऑफ विच, जमील जमाली वाला प्लॉट ट्विस्ट वाज समथिंग आई डिड नॉट सी कमिंग। आई एम श्योर कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन अगर तुम सोच के देखते हो ना, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। इसकी बैक स्टोरी हमको नहीं बताई गई, बस वो आखिरी में बताता है कि 45 साल पहले वो वहां पर आया था, जो कि उसकी टाइमलाइन 1985 के आसपास की बना देता है, विच ऑल्सो मेक्स परफेक्ट सेंस कि येलेना इतना लेट पैदा क्यों हुई। लेकिन इससे भी ज्यादा ये बताता है कि जमील जमाली वॉज नॉट जस्ट अनदर डम पॉलिटिशियन जो बस लक की वजह से अपने डिसीजंस को लेता चला गया, वो काम करते चले गए और वो पॉलिटिकल रैंक्स में राइज करता गया। नहीं, ही वॉज अ वेरी वेल थॉटफुल मैनिपुलेटर, जिसके लिए प्रोबेबली उसको ट्रेन किया गया होगा। फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर जमील ऑलरेडी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतनी हाई पोजीशन पे है, तो फिर हमजा को भेजने की क्या जरूरत। तो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। जमील साहब को भेजा गया था पॉलिटिक्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, जो उन्होंने सक्सेसफुली कर भी ली। हमजा ऑपरेशन धुरंधर का पार्ट है, जिसका मतलब ये है कि वो एक किलिंग मशीन है जिसको लियारी की गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भेजा है, मोस्ट लाइकली जमील साहब के कहने पे ही। तुम्हें अगर फर्स्ट पार्ट याद हो तो वहां पर अजय सन्याल खुद बोलते हैं कि लियारी की जो गैंग्स हैं वही आईएसआई और टेरर फंडिंग के लिए यूज करी जा रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन उनको कहां से मिली? जमील से। और जमील अपनी खुद की इतने लंबे टाइम में क्रिएट करी हुई पोजीशन को सैक्रिफाइस करे बिना इस चीज को खत्म नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से हमजा कम्स इन द पिक्चर, जो ऑपरेशन धुरंधर के तहत इसी चीज के लिए ट्रेन किया गया था कि वो अंदर जाए, एक एक चीज को इन्फिल्ट्रेट करे और जब ऑर्डर्स मिले तो सबको खत्म कर दे, बिकॉज he was made to be a killing machine। तो मतलब हमजा का जो पर्पस था वो था अंदर घुसना और सब कुछ तबाह कर देना, जो उसने किया। whereas जमील जो है वो एक लंबा गेम खेल रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं येलेना के ऊपर। तो येलेना जो है, शी फाइंड्स आउट कि हमजा जो है वो इंडियन एजेंट है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उससे प्यार करती है तो वो उसको कुछ करती नहीं है। तो अब इसका फ्यूचर क्या होगा? पहली बात तो ये कि शायद अब वो पाकिस्तान में रह ना पाए। वैसे तो इन लोगों ने इस बात को छुपा दिया था कि हमजा इंडियन एजेंट है, क्योंकि उजैर बलोच पे सारा इल्जाम लग चुका था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर ये थोड़ी बहुत तिकड़म भिड़ा है, जमील साहब अपने खुद के कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करें, तो फिर उसकी बेटी वहां पर भी रह सकती है। लेकिन मूवी में एक छोटे से मोमेंट पे लोग वैंकूवर कनाडा को मेंशन करते हैं, जब हमजा येलेना को टिकट्स देके जाता है कि तुम वैंकूवर निकल जाना क्योंकि यहां पर रहना सेफ नहीं है। मतलब तुम लोग को पता ही होगा कि कनाडा जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट के लिए काफी बड़ी जगह बन चुका है और वहां पर बहुत सारी चीजें होती चली जा रही है, इंक्लूडिंग अननोन गनमैन की किलिंग्स भी। पिछले कुछ टाइम में अननोन गनमैन वहां पर भी काफी एक्टिव रहे हैं और जो खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड फिगर्स हैं उनको असासिनेट भी किया है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि धुरंधर पार्ट 3 जो है वो इस चीज को एक्सप्लोर करे। सिंस हमजा पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि वहां की गवर्नमेंट को उसके बारे में पता चल चुका है, तो वो ऑफ कोर्स अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन वो कनाडा तो जा सकता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि धुरंधर 3 जो है इस वाले एरिया को एक्सप्लोर करे कि कैसे जसकीरत की कहानी आगे कंटिन्यू होती है। बेसिकली ही इज ऑन द सेम मिशन, बस अब जगह बदल चुकी है, लोग बदल चुके हैं, लेकिन मोडस ऑपरेंडी अभी भी वही है। फिर अगर मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट जसकीरत सिंह रांगी पे बात करी जाए, तो ये मूवी उसके बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करती है। मुझे लगता है इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे ओरिजिन्स वाला वीडियो जाके देख सकते हो। इट इज लाइक वेरी क्लोज टू द वन दैट वी सॉ। तो इसके पिताजी को एक छोटे से लैंड डिस्प्यूट के चक्कर में मार दिया जाता है, जिसकी रिवेंज लेने के बाद इसको सजाए मौत मिलती है सन 2000 में। फिर 2002 में इसको प्रोजेक्ट धुरंधर में इंडक्ट किया जाता है, पुलिस के थ्रू ही किडनैपिंग को स्टेज करवा करके। अगर हम लोग इसकी टाइमलाइन को लेके चलें, तो जो मुरीद के कैंप डिस्ट्रॉय हुआ था रियल लाइफ में अगर मैं लेके चलूं, तो मुरीद के कैंप 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत डिस्ट्रॉय हुआ था।
इस मूवी में हमको ऑपरेशन सिंदूर का या पहलगाम अटैक का कुछ भी नहीं बताया गया। हाँ, मूवी पुलवामा अटैक तक जरूर जाती है और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करती है, लेकिन जो मैंने तुमको वो अननोन गनमैन वाले जितने भी एग्जीक्यूशंस बताए ना, वो 2023-24 के आसपास होते हैं। तो क्लियरली ये मूवी एटलीस्ट 2024 तक तो गई है, मतलब 2024 तक ही वाज इन पाकिस्तान। फिर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन कि वो अपने घर के सामने खड़े होकर भी अपनी माँ और बहन से मिलने क्यों नहीं जाता। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है। एवरीवन वांटेड हिम टू गो इनसाइड एंड मीट हिज मदर एंड सिस्टर, लेकिन जब वो उनको देखता है और उनकी जिंदगी को ऑब्जर्व करता है ना, तो ही रियलाइजेस कि उसकी अब वहां पर कोई जगह नहीं है। वो लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और जसकीरत का उनकी जिंदगियों में वापस आना उनकी लाइफ को डिसरप्ट ही करेगा और कुछ भी नहीं। प्लस इतने टाइम तक ना जसकीरत पाकिस्तान में रहा, वो इतने लोगों को मार चुका है, तो अब वो एक सिस्टम का पार्ट है। वो एक शांत जिंदगी नहीं बिता सकता कि अपनी माँ और बहन के साथ खेतों में काम कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं और अब गन वायलेंस इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दैट इज नॉट जसकीरत सिंह रांगी। उसे समझ में आता है कि जितनी जरूरत उसकी माँ और बहन को उसकी है, उससे कहीं गुना ज्यादा उसके देश को है। और इसी वजह से हम लास्ट शॉट देखते हैं जहां पर वो स्विमिंग पूल के अंदर बैठा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसने ऑपरेशन धुरंधर की जो ब्लैक साइट है वहां पर फिर से ज्वाइन कर लिया है और मोस्ट लाइकली या तो ये आने वाले कैडेट्स जो हैं उनको ट्रेन करने का काम करेगा या फिर अगले मिशन के लिए तैयार हो रहा है। फिर इसके अलावा कुछ छोटे मोटे लूज एंड्स भी हैं, जैसे कि वो ऑफिसर जिसने हमजा के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उसे पूरा यकीन था एंड ही वाज द वन जिसके पास सारे सबूत भी थे, उसका क्या हुआ? तो इसका जवाब हमें क्रेडिट्स के सबसे एंड में मिलता है कि इसको पागल घोषित करके बंद कर दिया गया। उजैर बलोच क्लियरली एक बहुत बड़े स्कैम का पार्ट बन गया, मतलब उसकी पूरी लाइफ जैसे खत्म नहीं हुई थी तो अब हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर अब इंडियन स्पाई होने का दावा लग गया था और ये रियल लाइफ में हो चुका है। उजैर बलोच को इंडियन स्पाई का ठप्पा लगाया जा चुका है, लेकिन रिजवान अभी भी पाकिस्तान में ही है। तो क्लियरली वो जो अपना अननोन गनमैन वाली चीज है उसको कैरी आउट करेगा, जो उसको सुपीरियर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इसको निपटाना है उनको निपटाता जाएगा। एंड इसी चीज को आदित्यधर चाहे तो पार्ट 3 में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आदित्यधर इसको बनाने से पहले थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे। हो सकता है कि वो किसी और प्रोजेक्ट पे काम करें और ही माइट जस्ट वांट टू वेट मोर, ताकि रियल लाइफ में अगर कोई बड़े इंसिडेंट्स होते हैं तो धुरंधर पार्ट 3 में उनको इंक्लूड कर सकें और स्टोरी के साथ बेटर कुक कर सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है ना, तो जियो स्टूडियोज वांट टू मेक धुरंधर 3, तो एटलीस्ट मुझे लगता है 2029-30 तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा इसके लिए। हो सकता है कि धुरंधर 3 जसकीरत की कहानी को कनाडा में कंटिन्यू करे, जहां पर मैंने जो खालिस्तान मूवमेंट वाली बात करी थी वो हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी नए एक्टर के साथ नई कहानी को शेप दिया जाए जो उसी यूनिवर्स में ऑपरेट करेगी, मतलब एक और अननोन गनमैन जो पाकिस्तान के गैंग्स या फिर दूसरे शहर को, वहां की पॉलिटिक्स को इन्फिल्ट्रेट कर चुका है या करने की कोशिश कर रहा है, एंड देन ही कैरीज आउट द सेम थिंग। बट तुम सोच के देखो, अगर तुम यही सेम फॉर्मेट पे बहुत जल्दी जल्दी मूवीज देखते जाओगे ना, तो तुम भी बोर हो जाओगे। इसीलिए आई फील कि आदित्यधर जो है वो अपना टाइम लेना पसंद करेंगे पार्ट 3 के साथ में, ताकि वो कुछ और डिफरेंट और बेटर और फ्रेश कुक कर सके। खैर, मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। तुम बताना तुम्हें क्या लगता है। टाटा। सब्सक्राइब मत भूलो। 5 लाख कब से नहीं हो रहे भाई, कितने महीने, कितने घड़ी भी नहीं, कितने महीने निकल गए।